नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर कह रहे हैं वायनाड को लेकर के, और राहुल गांधी लगातार जो खुलासे कर चुके हैं पहले ही, और उसके बाद चुनाव आयोग मौन है, चुप है, लेकिन भाजपा लगातार जवाब देती जा रही है। और अब अनुराग ठाकुर सामने आ गए हैं। वो वायनाड जो प्रियंका गांधी की संसदीय सीट है उस पर सवाल उठा रहे हैं। रायबरेली को लेकर के बीजेपी की तरफ से कमेंट आ रहा है। मैं जरा दर्शकों को अनुराग ठाकुर का एक छोटा सा सुनवा देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर जरा समझें कि आखिर ये चल क्या रहा है खेल। सुनवाइए जरा अनुराग ठाकुर का बयान। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर है। कितने? अखिलेश जी के यहाँ पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर है। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात। सर, अखिलेश यादव को लेकर के जो बात, ये अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की वायनाड की बात कर रहे हैं कि 93,000 वोट फालतू है और ये सारी चीजें। सर, हम अभी पवन खेड़ा पे बाद में आते हैं, पवन खेड़ा को बाद में हम सुनवाएंगे। जरा मेरा सवाल सीधे सीधे ये कि सर, अनुराग ठाकुर को ये नहीं पता है क्या कि पिछले 10 साल से सत्ता में कौन है? और ये वोटर लिस्ट जो है वो अखिलेश यादव ने अपने घर पे तो बनाई नहीं है, बनाया तो वहां के भी चुनाव आयोग ने ही, वो सूची भी चुनाव आयोग ने ही बनाई होगी, या अखिलेश के घर पे बनी होगी। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अपने ट्रैप में खुद ही फंसती जा रही है। जो उसने जाल बिछाया था ना, उसने चुनाव आयोग के साथ मिलकर, चाहे वो राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश कुमार हो, उसके ट्रैप में वो खुद ही, एक तो होता है ट्रैप में कोई फंस जाए और एक होता है कोई चल करके जाए। तो अनुराग ठाकुर ने जो कल कारनामा किया है, वो जो राहुल गांधी ने ट्रैप बिछाया था, जो बेंगलोर के अंदर, सेंट्रल के अंदर पकड़ी थी चोरी की, उस ट्रैप के अंदर खुद ही चल के चले गए। और क्या कहा, आप कमाल देखिएगा, आप गजब देखिए कि राहुल गांधी को एक विधानसभा का फॉरेंसिक एनालिसिस कराने में 6 महीने का समय लगा, उन्होंने खुद बताया। और उसमें 1,02,50 वोट गड़बड़ी है। और एक हफ्ते के बाद कल भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर, वही आप जानते हो ना, वोट गोली मारो डैश को, ये वो वाले हैं, मंत्री होते थे उसके बाद मंत्री बने थे नाम लेकर के। कल ये एकाएक अवतरित हुए 7वें दिन, और इन्होंने क्या कहा, 7 दिन के अंदर अंदर देश की 6 टॉप पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जो अपोजिशन के लीडर्स की है, उसको इन्होंने 6 दिन में एग्जामिन कर मारा। और एग्जैक्ट वही बातें कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे थे। तो राहुल गांधी के कहने का मतलब क्या था कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उनमें गड़बड़ियां हैं, उनमें खेल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मान लिया। लेकिन मजेदार बात ये हुई कि उनको 6 महीने लगे, इनको 6 पार्लियामेंट को एनालाइज करने में 6 दिन लगे। तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, इनके पास डिजिटल लिस्ट है। डिजिटल वोटर लिस्ट के बाद किसी भी उसको डेटा को एग्जामिन करने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, उसी काम में उनको 6 महीने लगे। लेकिन मजेदार बात एक और देखिए, और जो चिंता की बात है, बीजेपी को डिजिटल लिस्ट मिल गई, कांग्रेस को नहीं मिली। वो तो कर्नाटक के महाराष्ट्र के समय से मांग रहे हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग ने छोड़ दिया। पहला, राहुल गांधी ने जिक्र किया कर्नाटक का, राहुल गांधी के मुंह से निकला हरियाणा। दोनों स्टेट के सीईओज ने क्या कहा, जो चिट्ठी जारी की बाकायदा कि आप एफिडेविट दीजिए। किसी ने इसमें तो जो इन्होंने कहा उसमें तो 5 स्टेट्स इन्वॉल्व है, इसमें तो यूपी इन्वॉल्व है, इसमें तो वेस्ट बंगाल है, इसमें केरला है, और तमाम स्टेट्स इसके अंदर है, अपने तमिलनाडु। वहां के किसी सीईओ ने इनको तो चिट्ठी जारी नहीं की। क्या चुनाव आयोग को वही बात कहने पर एक के खिलाफ एफिडेविट और चिट्ठियों की और सारी पार्टी इसको ट्रोल करेगी और दूसरे को कुछ नहीं कहा जाएगा? और किन किन को टारगेट किया ये देखना बड़ा जरूरी है। वायनाड का उन्होंने जिक्र किया, क्यों? पिछली बार राहुल जीते थे, अब वहां से प्रियंका गांधी सांसद है। उसके बाद रायबरेली राहुल गांधी सांसद है। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे जो तृणमूल के महासचिव है, वो अभिषेक बनर्जी है। कन्नौज में अखिलेश है, मैनपुरी में डिम्पल है, और कोलाथुर में स्टालिन। यहां का 6 कंस्टिट्यूएंसीज का डाटा 6 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने एनालाइज कर दिया। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, वो तो ये भी तो यही कह रहे हैं। लेकिन यहां सवाल दूसरा है कि इन्होंने जो फर्जी वोट पकड़े हैं, सत्ता में तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 11 साल, 11.25 साल से यही चुनाव आयुक्त भी सारे इन्होंने ही लगा रखे हैं, सारी बात है। तो अब सवाल ये बनेगा कि क्या जो विपक्ष के नेता थे, इनके सारे फर्जी खेल के बावजूद भी वो जीतने में कामयाब हुए? ये तो उनका प्लस पॉइंट हुआ ना, माइनस कैसे हुआ? ये खेल तो तुम करा सकते हो, वो तो करा ही नहीं सकते, दे आर इन अपोजिशन।
स्टेट के अंदर भी, सेंटर के अंदर भी। तो बेसिकली जो कल ये करने आए थे, इसका पूरे का पूरा कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। और जिस तरीके की बयानबाजी जो अनुराग ठाकुर जो बिना तर्क की करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का टिपिकल एक स्टाइल है, उसमें इन्होंने कई भाजपा को कंप्लीटली बैकफुट पे ला दिया है और पूरी पार्टी और चुनाव आयोग को हंसी और मजाक का पात्र बना दिया है। पूरा देश ये पूछ रहा है कि राहुल गांधी क्या गलत कह रहे थे जो तुमने ठीक कर दिया। वो भी तो यही कह रहे थे कि ये फर्जी वोट है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इनके नैरेटिव में एक चीज और खास बात है कि ये जो कुछ कह रहे हैं, ये इसको एक खास तौर पर एक पर्टिकुलर कास्ट या उसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से लाने की कोशिश में है। ये बेसिकली इसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि लार्जर डिजाइन में जो भाजपा का लार्जर डिजाइन और स्कीम ऑफ थिंग्स है, उसमें इनका खेल पकड़ा ही जा रहा है। अब सवाल ये है कि इनके पास तो सारी की सारी डिजिटल लिस्ट है, किसी और के पास तो नहीं है। इनके पास डिजिटल लिस्ट आई कहां से, और इनके पास आई तो बाकी विपक्षी दलों के पास क्यों नहीं? और क्या इन्होंने ये बताया कि इन्होंने किस आधार पे इनका एनालिसिस किया? जो 6 सीटों का किया ना, ये कहां से लाए वो डेटा, और वो औरों के पास क्यों नहीं? पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जो बात कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन ली जाए कि दर्शकों को मैं उनको भी सुनवा देता हूं कि पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। अब पवन खेड़ा ने जो चुनौती दी है, सुनवा दीजिए जरा पवन खेड़ा का स्टेटमेंट। को रद्द नहीं घोषित कर देना चाहिए, ये हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है। करिए उस चुनाव को रद्द। Nullify the Lok Sabha election which was fought on the basis of fake voters list as proved by the ruling party MP, Mr. Anurag Thakur. We took 6 months in collecting data for one assembly segment of Bangalore Central called Mahadevpura. 6 months because it was paper. Mr. Anurag Thakur got the electronic voter list of 6 Lok Sabha seats within 6 days. If this is not collusion, what is collusion? And we thank Anurag Thakur and the BJP for proving the point made by Mr. Rahul Gandhi that the elections in this country are fought on the basis of fake voters. We demand from the Election Commission, we demand from Anurag Thakur, because he has access to the electronic voters lists. We demand from Anurag Thakur, please make the data, the electronic voter list data of Varanasi public. We know that the Prime Minister does not deserve to be where he is. Based on fake voters, he barely managed to win the Lok Sabha seat of Varanasi in 2024. कांग्रेस तो ये कह रही है कि जब सरकार में बैठा दल और उसके नेता के प्रूफ कर रहे हैं कि वायनाड में फर्जी वोटर्स ने वोट किया है, तो वो रद्द कर दीजिए इलेक्शन। ये तो पूरा मामला उल्टा हो गया। अनुराग ठाकुर ने सोचा था क्या कि कांग्रेस खुद कहेगी कि प्रियंका गांधी का इलेक्शन रद्द कर दो, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई वायनाड का भी जारी कर दो आंकड़ा, वोटर लिस्ट, और वाराणसी का भी जारी कर दो। तो ये जो खेल है, जो अभी आप कह रहे थे कि उल्टा पड़ रहा है, उल्टा तो पड़ रहा है, लेकिन क्या सोचा था सत्ता ने कि इस स्तर तक उल्टा पड़ेगा? राम प्रकाश जी गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, बैक फायर करना ही था। ये सेल्फ गोल है। आप सोचिए ना कि प्रियंका गांधी तो 4 लाख वोटों से ऊपर जीती हुई, मोदी जी तो कुल ही 1.5 लाख वोटों से है। और जब मैनपुरी के अंदर ये कह रहे हैं कि 2,91,000 वोट फर्जी हैं, तो मोदी जी के यहाँ कितने फर्जी वोट होंगे, ये एक आइडिया हो सकता है, क्योंकि यूपी की बात आप कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री तो जीते ही कुल 1.5 लाख वोटों से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहले 3-4 राउंड में लगातार, आपको ध्यान होगा उस दिन हम सारे थे, वो ट्रेल कर रहे थे, तो पूरी की पूरी जो फॉल्ट लाइन्स थी वो खुद ही एक्सपोज कर दी। बड़बोला आदमी जो होता है ना, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, राम प्रकाश जी, सत्ता के अहंकार में इतनी चूर है, वो किसी, क्योंकि उससे कोई सवाल नहीं पूछता। आते हैं, जो मर्जी आए आर्टिकुलेट किया, मीडिया ने उनका कीर्तन ही करना है, पॉमरियंस ने प्याऊ प्याऊ ही करनी है, बिस्कुट डालने का सिस्टम बना रखा है, कोई सवाल जवाब होना नहीं है, तो जो मर्जी आकर के वो बोल के चले जाते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने सेल्फ गोल इसलिए कर लिया कि जो कुछ वो बात कह रहे हैं उसकी बैकग्राउंड में देखिए आप क्या है। वो कह रहे हैं कि यूपी में लाखों वोट फर्जी है। यूपी में सरकार किसकी है? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग बीजेपी का, आयोग का प्रवक्ता बीजेपी का, बीजेपी खुद चुनाव आयोग की प्रवक्ता। 6 दिन से आप लगातार देख रहे, चुनाव आयोग नहीं बोल रहा, बीजेपी बोलती है। फिर इस फर्जीवाड़े का साझा जिम्मेदारी किसकी है? भाई ज्ञानेश कुमार गुप्ता तो ही है, उससे पहले राजीव कुमार तो थे ही थे। सरकार की भाषा आपको पता है, शेरो शायरी में करते थे। अब 2 दिन से सूत्र बता रहे हैं कि वो इंडिया में ही है, वो भागे नहीं है। ये बताने के लिए भी कि राजीव कुमार भारत में है, ये सूत्र के लिए लाया जाता है। वो खुद नहीं बता रहे, या कोई ऑफिशियली वो नहीं बताया जा रहा, सूत्र बताते हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने लाके खड़ा कर दिया आपको।
और अब जो कल की स्थिति है उसके बाद तो ये साफ ही हो गया है। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने 6 सिलेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज का डेटा देने की कोशिश की, कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और कोई भी करेगा कि भाई पूरे देश में लड़ाई किस बात की है कि वोटर सूचियों की शुद्धता की, उसमें जहां भी गड़बड़ी है। लेकिन गड़बड़ी एक पॉइंट से आगे है। कल तक तो तुम राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, परसों तक एफिडेविट मांग रहे थे, और वही काम अपने क्या नाम है ये करने लगे अनुराग ठाकुर। तो पर्पज क्या था? पर्पज गए थे कांग्रेस को घेरने, फंस के खड़े हो गए खुद। इसीलिए मैं कहता हूं मूर्ख दोस्त और समझदार दुश्मन। राहुल गांधी समझदारी की बात कर रहे थे कि भाई सारी चीजें ओपन कर दो, दे दो हमें डिजिटल लिस्टिंग, वो उनको नहीं दे रहे, इनके पास आ गई। और फिर आप कहते हो कि इस देश का जो चुनाव है, लोकतंत्र है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे आधारित है। आप बता दीजिए, जब आपके पास डिजिटल वोटर लिस्ट ही नहीं है तो बाकी चीजों में तो कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड करोगे आप? ये सारी की सारी चीजें वो है जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो आप 11.25 साल से जो कुछ आप देख रहे हैं उसका जो समरूपीकरण किया ना, कि जो कुछ भी है केवल उनके लिए। और राहुल को तत्काल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे नहीं थे, आपको याद होगा, हमने शो किया था उसको। 2 घंटे के अंदर अंदर कर्नाटक सीओ ने बाकायदा नोटिस जारी करके और एफिडेविट की कॉपी साथ लगा दी थी कि इसको भर के दीजिए आप। तो क्या वो एफिडेविट वाले कागज इन 5 राज्यों के सीओ में किसी के पास नहीं है? अनुराग ठाकुर को जो भेजते, सिटिंग एमपी तो ये भी है, पूर्व मंत्री भी है, आईएनडबी मिनिस्टर है, इसको क्यों नहीं भेजते आप? या कोई भी चीज, अब पूरा मीडिया अब इस पे शांत है, सारे के सारे क्या कह रहे हैं कि वायनाड में ये हो गया। अरे फर्जी वोट तो तुम्हारे थे भैया, वो कहां से जोड़ सकते हैं फर्जी वोट? सारा सिस्टम तुमने इस तरीके से ग्रैब कर रखा है। जितने लोगों के आपने नाम लिए तो वो तो सारे के सारे जो विपक्ष के नेता बधाई के पात्र कि निश्चित तौर पे वो आपके टारगेट पे थे। उसका आपने वहां सारे खेल किए फर्जी वोटों के, उसके बाद भी वो चुनाव जीत के आ गए। इसका मतलब, इसका ये मतलब, और प्रधानमंत्री सारा खेल करने के बावजूद भी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। ये मत भूलिएगा, जब मैनपुरी में 2,91,000 फर्जी वोट हैं तो वाराणसी में कितने होंगे? इसका जवाब दीजिए ना। और कुल 1.5 लाख वोट वाराणसी में फर्जी वोट कहाँ है सर? एक राम कमल दास है, उनके घर में 50-50 बच्चे हैं। राम कमल दास की उम्र 42 साल है, उनके लड़के बच्चे 72 साल के हैं। तो ये फर्जी में तो नहीं गिना जाएगा सर, ये तो चमत्कार है। और जब प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, गंगा मैया ने उनको वहां बुला करके चुनाव लड़ने की बात कही है, प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है, तो क्या ये चमत्कार नहीं कर सकते हैं? आप लोग क्यों प्रधानमंत्री जी को अंडर एस्टिमेट करते हैं? और वो ये तो आप ही कोट करते हैं बार बार कि प्रधानमंत्री जी का जो वो क्या है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो देश को बताया ही है प्रधानमंत्री जी ने कि अभी तक पूरा देखा नहीं है। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी को आइसोलेट मत कीजिए, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो अद्भुत है। पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का डंका बजा वो केवल वही कर सकते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर को भी सल्यूट करना चाहिए आपको। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप कैसे कम मानते हैं? जो व्यक्ति विपक्ष के नेता को पूरी पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, पूरे का पूरा मीडिया, पूरा प्रबंधन, सारे के सारे 6 दिन से राहुल गांधी को टारगेट जिस बात पे कर रहे थे, वो उसी मामले पे राहुल गांधी को ठीक बताने आ गए प्रत्यक्ष तौर पर। और उसके बावजूद भी उनकी बल्ले बल्ले है और राहुल गांधी अभी फायरिंग लाइन में। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनकी भी कम नहीं है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है राम प्रकाश जी, इन्होंने खुद की और पूरी चुनाव आयोग और भाजपा की भी पोल खोल दी। जो आंकड़े ये पेश कर रहे हैं वही तो राहुल गांधी पेश कर रहे थे। यानी कि साफ है कि फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया था। इन्होंने जो जिक्र किया, जो यहाँ महत्वपूर्ण सवाल है, वो आप समझिएगा क्या है। इनकी अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, इन्होंने कुछ फर्जी मुस्लिम मतदाताओं के नाम बताए। माफ कीजिएगा, मैं जानबूझ के उस समुदाय को अवॉइड करता हूं, लेकिन यहाँ क्लैरिफाई करना जरूरी था। इस बात से ये क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वोट चोरी का जो पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो पूरा कांड है, जो साजिश है, वो योजना इस तरीके से बनाई गई है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर कुछ मुस्लिम फर्जी मतदाताओं को जोड़ा ताकि पकड़े जाने पर ये गलती लगे। इनएडवर्टेंट नहीं है ये एडवर्टेंट है, सोच समझ करके किया गया है। आप इसको उल्टा करके देखिएगा। भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या जो है ओवरऑल लगभग 13% है। इसलिए 4 से 5 फर्जी मुस्लिम वोट किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का नतीजा बनने के लिए क्या पर्याप्त होंगे? लेकिन इन्होंने वही 4-5 जिक्र किए, यानी कि अपोजिशन और जो इनका फेवरेट जो बीटिंग ग्राउंड है वो है एक पर्टिकुलर समुदाय। और ये सब भाजपा की नाक के नीचे हो गया। तो भाजपा कर क्या रही थी? असली सवाल ये है राम प्रकाश जी कि भाजपा ने इतनी जल्दी 6 सीटों के लोकसभा सीटों का विश्लेषण 6 दिन में कैसे कर दिया? कांग्रेस को बिना डेटी के 6 महीना लगे। तो क्या चुनाव आयोग ने इनको सूची दी? और अगर दी तो कांग्रेस को क्यों नहीं दी? वरना केवल अनुराग ठाकुर एक बात बता दे
कि ये जो उन्होंने 6 सीटों, उनकी बात का हम 100% समर्थन करते हैं, जो वो कह रहे हैं 100% सच है, मैं और आप यही मानेंगे। लेकिन हमें ये बता दे कि इसका आधार क्या बनाया उन्होंने। डिजिटल वोटर लिस्ट, एक, हाँ या ना, और अगर हाँ तो उनको वो कब मिली और कहां से मिली, और अगर उनको मिली तो अपोजिशन को क्यों नहीं मिली। ये देश, 3 सवाल। तो देखिए, मैं और आप तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हमें तो मेरिट पे बात करनी है कोई भी विषय। तो अगर उनके पास इन 3 सवालों के जवाब थे, केवल वो बता दें। राहुल गांधी ने खड़े होकर बताया ना कि हमने ऐसे ऐसे, पूरी मेथोडोलॉजी हमारी ये थी, ऐसे हमने इसको एनालाइज किया, हमने उसको कंप्यूटर में फीड किया, तब हमने उसका फॉरेंसिक बताया ना उन्होंने। तो आप बताइए कि आपने 6 दिन के अंदर उनको तो एक विधानसभा क्षेत्र, कर्नाटक बेंगलुरु सेंट्रल की सीट में 7 असेंबली होती है, 6 का नहीं किया उन्होंने, 1 का किया, उसमें 6 महीने लगे। यहां आपने 6 लोकसभा का 6ठे दिन करके बता दिया। तो एक तो आपकी जो दुर्दांत प्रतिभा है उसको तो हम सम्मान करते ही हैं, जो अनुराग ठाकुर जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसका आधार तो बता दो कि लिस्ट कहां से लाए थे आप, किसने दी, वो कांग्रेस के पास क्यों नहीं। और आप यहां का कर रहे हो तो आप बनारस का भी दे दीजिए। अच्छा, आप ना करना चाहो बनारस का, देखो आपके पास तो सारी है, इसमें तो कोई शक नहीं, तो आप बनारस का आप मत करना चाहे, कांग्रेस को दे दीजिए, किसी विपक्षी दल को दे दीजिए, अखिलेश को दे दीजिए, वो कर लेंगे। ये तो इतना सहज और सुलभ है, कंप्यूटर तो इस पूरे खेल में लगाएगा ये घंटा कुल मिलाकर। जिन पैरामीटर्स पे आप डेटा मांगेंगे सारा आ जाएगा, तो हो जाए दूध का दूध, पानी का पानी। सर, और इसीलिए अनुराग, इसीलिए क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इससे एक बात साबित होगी, जो ये डेटा आ रहा है ना राम प्रकाश जी, 2024 का पूरा चुनाव 100% अवैध है, किसी भी कानून के तहत। आप सुप्रीम कोर्ट में जो बकवास करनी है करवाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां क्या होना है उसका भी मुझे रात को पता है। लेकिन तो पूरे चुनाव प्रणाली की शुचिता को आपने तहस नहस करके रख दिया है। और पूरी दुनिया, अब राहुल गांधी वाली बात तो केवल एक असेंबली तक थी, यहां आपने 6 पार्लियामेंट का नाम लेकर के, डेटा देकर के ये साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया में जो शक था कि चुनाव मैनिपुलेट होते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टैब्लिश किया। राहुल ने तो शंका उठाई, उन्होंने तो एक छोटी सी टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई। सर, जो बात अनुराग ठाकुर कह रहे हैं वो राहुल गांधी की बात को प्रमाणित करता है, ये तो ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जब अनुराग ठाकुर ने ये सब कह दिया है तो मोदी जी को तो एक तरीके से उन्होंने उल्टा फंसाने का काम कर दिया ना। और अब जब अनुराग ठाकुर ने ये बात कह दिया कि यहाँ अर्जी वहां फर्जी, ये सारी चीजें बता दिया है, तो अब तो कम से कम चुनाव आयोग को बोलना चाहिए, अब तो कम से कम ज्ञानेश कुमार साहब को अपना मुंह खोलना चाहिए, कम से कम यही कहें कि हाँ भाई, राहुल गांधी फर्जी वोट से जीते हैं, प्रियंका गांधी फर्जी वोट की बदौलत जीती हैं, अखिलेश यादव फर्जी वोट की बदौलत जीते हैं। ये बात अब जब भाजपा कह दे रही है तो अनुराग ठाकुर को माफ कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार को कहने में क्या दिक्कत है, चुनाव आयोग को कहने में क्या दिक्कत है? अब तो कम से कम मुंह खोलना चाहिए। नहीं, रामप्रकाश जी, ज्ञानेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री जी का नाम ले लिया है, प्रधानमंत्री जी को कॉपी करेंगे। प्रधानमंत्री जी कभी सवालों के जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सूत्रों के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। तो आप 7वां दिन हाथ देख लीजिए, अगर 19-21 का भी फर्क हो तो आप बता दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है, अगर एग्जैक्टली ज्ञानेश गुप्ता की ना हो तो आप बता दीजिए क्या अंतर है। प्रधानमंत्री ने आज तक ये सवाल का, इतनी बड़ी SIR हो गई राम प्रकाश जी, इतने सवाल उठ गए सुप्रीम कोर्ट में, 31 लाख उन महिलाओं के, गरीबों के वोट काट दिए गए जिनको आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्रेडिट आए थे। अकेले बिहार की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ज्ञानेश गुप्ता ने कोई एक लाइन का स्टेटमेंट दिया क्या? कहीं कैमरे पे बोलते हुए देखा क्या? कोई उनका ट्विटर पे देखा क्या? तो जो प्रधानमंत्री करते वही तो वो करते। वो हाँ, विपक्ष को नोटिस देना था, विपक्ष को नोटिस उन्होंने दिलवा दिया। कर्नाटक सीओ ने दिया, हरियाणा सीओ ने दिया, अनुराग ठाकुर को तो किसी नोटिस नहीं दिया, ना एफिडेविट का फॉर्मेट भेजे। जो मिसलीडिंग का ठप्पा लगा करके चुनाव आयोग जारी करता है हर रोज एक फैक्ट चेक और कौन सी रिपोर्ट, वो भी अभी तक नहीं आई है सर अनुराग ठाकुर को लेकर के। अनुराग ठाकुर तो उनके भाई साहब, फिर आप राम प्रकाश जी वही बात, अनुराग ठाकुर उनके सहयोगी, गठबंधन सहयोगी नहीं, वो एक दूसरे की पार्टी में मिली भगत है उनकी सरेआम डायरेक्टली। चुनाव आयोग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी नाउ, इसमें आपको कहां शक रह गए भाई? राहुल गांधी को तो 3-4 घंटे के अंदर नोटिस चला गया था ना कर्नाटक सीओ का, यहाँ तो 24 घंटे होने को है, क्यों नहीं गया नोटिस? उनके पास कहां से आई वो डिजिटल लिस्ट? एक शब्द तो बता देते, राहुल गांधी ने गलत किया, ज्ञानेश गुप्ता यही बता दे कि भाई जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, ये तो कहना चाहिए था। वो तो आपका रूलिंग अलायंस है भाई, उसको तो बता देते कम से कम, वो भी नहीं बता रहे। और राजीव कुमार जो ये सारे बोके गए हैं, वो पता ही नहीं कहां, कोई कहता है वो माल्टा में है, कल सूत्र बताते हैं कि वो भारत में भाग के नहीं गए। तो अब हालत देखिए आप,
आप उपराष्ट्रपति को ढूंढने जाओ तो आपको उपराष्ट्रपति नहीं मिलता बेचारा, 21 जुलाई से लेकर अब तक पता ही नहीं कहा है वो। गणेश कुमार गुप्ता हिमालय पे जाने की बात कर रहे थे, हिमालय भी मेरे ख्याल भारत में ही है जहां पर उनको जाना था, उसको भी सूत्र बता रहे हैं कि वो भारत में ही है। तो उसके बावजूद जो गणेश कुमार गुप्ता तो चुनाव आयोग में, उनको तो ढूंढना भी नहीं, तो एक ट्विटर पे जारी कर दे, एक बयान जारी कर दे, चलो छोड़ो, सूत्रों से ही कहलवा दे कि भाई जो कह रहे हैं अनुराग ठाकुर वो ठीक है। इतना तो रहम कीजिए देश के ऊपर। अगर इतना भी नहीं कर रहे तो बिल्कुल साफ है कि आपने जिस तरह के हालात जो पैदा किए हैं उसके लिए आप अब कहीं ना कहीं चुप मुख सहमति आप जता रहे हैं, क्योंकि राहुल को आप मना कर चुके हो तो इनको हाँ कैसे करें? हाँ कर दिया तो फंसेंगे, ना कर दिया तो फंसेंगे, दोनों में सरकार एम्बेरस होगी ना। तो इसलिए एक चुप सौ को हरावे, वो वाली स्थिति उन्होंने कर ली है। लेकिन चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी थी 78 साल की, उसका मटिया मेट करने का समय आ गया है। ये कर दिया है इन्होंने, पूरा स्टेब्लिश। लेकिन सर, हाँ हो या ना हो, अगर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि वो चुनाव आयोग कोई जनता को जवाब तो देने जाना नहीं है उनको, और सरकार जिसको उसको जवाब देना है भाई, वो ऑलरेडी उनके फेवर में खड़े हैं, उनका पूरा वर्धस्त है, पूरा जो है उनको आशीर्वाद मिल ही रहा है, तो उनके बोलने या ना बोलने से फर्क क्या पड़ता है? नहीं, फर्क ये पड़ता है कि एडमिशन ऑफ गिल्ट तो हो गया ना। जब अपोजिशन भी वही बात कर रहा है और रूलिंग भी वही बात कर रहा है, तो मतलब साफ है ना कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर गलतियां हैं और उन गलतियों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अकेले राहुल गांधी कहे तो आप बच रहे थे, चुप रहे थे। सरकार जब बोल रही है उसके बाद तो हया ना कीजिए ना, तब भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर, क्या ये गलतियां हैं? इनको गलती माना जाएगा? ये साजिश है, ये पूरे का पूरा खेल है जो पकड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी को दोबारा तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए, और वो चोरी और डकैती वोटों पे जो थी वो पकड़ ली गई है। हाँ करे तो मरे, ना करे तो मरे। अब ये है कि जो अनुराग ठाकुर जो डिफेंस लकी लाइन लेकर के आए हैं, ये और ज्यादा घातक होगी चुनाव आयोग के लिए। राहुल गांधी वाली बात को तो आप कर सकते थे कि भाई चलो विपक्ष के कहते रहेंगे, लेकिन जब रूलिंग पार्टी का पूर्व मंत्री, वो भी I&B मिनिस्ट्री, ये बात कह रहा है, और सबको पता है अनुराग ठाकुर की स्टैंडिंग क्या है, अमित शाह के राइट हैंड मैन। अमित शाह का बेटा BCCI से लेकर आई सिस्टम का जो भी सफर है वो अनुराग ठाकुर का दिखाया हुआ रास्ता, ये मत भूलिए। तो वो व्यक्ति जब इस तरह की बात कह रहा है, चुनाव आयोग का नाम लेकर के सारी चीजें बता रहा है, विपक्ष का नाम लेकर के बता रहा है, तो द ओनस टू प्रूव हिम रॉन्ग और राइट आइदर वे इज ऑन द इलेक्शन कमीशन एंड पर्टिकुलरली गणेश कुमार गुप्ता एंड हिज टीम्स। और फर्दर मैं तो ये कहूंगा, अब राजीव कुमार चाहे अपनी घटिया शेर व शायरी के तहत ही चाहे, लेकिन वो भी तो आके बताए ना कि वो ये क्या करवा गए। अब तक तो भाजपा उनको डिफेंड करती थी, वो भाजपा को डिफेंड करते थे। अब तो सारी स्थिति होगी कि सारी पार्टियां उनके खिलाफ आके खड़ी होगी। चुनाव आयोग के खिलाफ आपने देखा पार्लियामेंट के बाहर 300 सांसद, सभी दलों के तो थे वो। अब एक लाख अकेले कांग्रेस बीजेपी का तो झगड़ा ही नहीं रहा है, वोट चोरी का वो सारा। और अब जो 17 तारीख को जो होने जा रहा है बिहार के अंदर, उसमें फिर वही तेजस्वी की उनकी 13 दिन की राहुल गांधी की यात्रा है, और उसमें भी इंडिया अलायंस के सारे लीडर्स अलग अलग फेस में आने वाले हैं। तो इस सारे में चुनाव आयोग अब मुंह दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? आपने जो खेल करना है वो सुप्रीम कोर्ट में कर लेंगे, पता है आपको, जो जिस तरह का 2 दिन से चल रहा है। लेकिन जनता के सामने और दुनिया के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? आपके चुनाव का जो पूरा सिस्टम था उसका क्या होगा? इसके लिए दोषी कौन है? और इस देश की चुनाव प्रणाली पर भरोसा कौन करेगा? राम प्रकाश जी, सवाल तो ये है ना, आपके पास क्या था दुनिया में? आप मोदी जी क्या कहते हैं, हम तो फादर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये फादर ऑफ डेमोक्रेसी की असलियत उन्हीं की पार्टी का पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री बता रहा है। अब मोदी जी बता दें चलो कि ये कौन सी चुनाव प्रणाली है भाई? सवाल तो देने का जवाब तो देना पड़ेगा ना, मत दीजिए, जनता सब देख रही है। बिहार में 31 लाख महिलाओं के वोट काट दिए। कौन सी महिलाएं? आप तो वोट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने आए थे, बता दीजिए आप। योगेंद्र यादव ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो कि SIR के अंदर वोट घटते भी हैं और वोट बढ़ते भी, जो एलिजिबल है उनके जुड़ जाएंगे, जो नहीं है उनके कट जाएंगे। उन्होंने प्रूफ दे करके कहा स्लाइड्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि साहब एक भी वोट नहीं जुड़ा, केवल कटे हैं। तो ये तो डिलीशन एक्साइज हुई ना। तो ऐसी SIR आपने कभी देखी है? उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं वोटर प्रोटेक्शन के, उसमें कहीं भी विशेष शब्द नहीं है, उसमें वार्षिक है, उसमें पीरियोडिक है, उसमें स्पेशल है ही नहीं। और जो ये कर रहे हैं ये ना 2003 में हुआ ना कभी हुआ। सिंपली आपके घर पे BLO आता था, राम प्रकाश जी आ रहते, उनके पिताजी रहते, पत्नी रहती, ये परिवार, ये लोग रहते, वेरीफाई करके चला गया।
ये होता था। ये कागज मांगते फिर रहे 1 महीने के नोटिस पे 9 करोड़ वोटरों से। तो उसके बाद आप सोच रहे हो कि वोटर लिस्ट आपकी पारदर्शी होगी। जब मोदी जी ने आज तक किसी चीज का जवाब नहीं दिया, तो ज्ञानेश गुप्ता से आप सवालों के जवाब क्यों उम्मीद कर रहे हो? ये जाती है राम प्रकाश जी। आप अब पाकिस्तान पर एक तरफ अमित शाह साहब हैं जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला रहे हैं, घर में घुस करके उसको मार रहे हैं, दूसरी तरफ बेटा है उनका जैसा, वो मैच खेल करके माल बना रहा है और देश को कुल मिला करके हर तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और चुनाव आयोग तक खेल बड़ा चल रहा है, जनता के अधिकारों पर हथौड़ा चलाया जा रहा है, कुल्हाड़ी चलाई जा रही है और फिर दिखाया जा रहा है कि हम तो आपके लिए जीते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। अब उस 18 घंटे का परिणाम जनता भोग रही है और इसकी जिम्मेदार मुझे लगता है ज्यादा जनता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।